नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। दरोगा के पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 1 से 20 प्रश्नों तक पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 20 तक कवर किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से करेंगे। तो चलिए, पहला, निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में सरोजिनी नायडू है, दूसरा ऑप्शन में राजकुमारी अमृत कौर है और तीसरा ऑप्शन में कमला देवी चट्टोपाध्याय है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, इन सभी ने 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च में सक्रिय रूप से भाग लिया। सरोजिनी नायडू ने इस आंदोलन के दौरान महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया। साबरमती से दांडी तक 240 मील लंबी नमक यात्रा करके नमक आंदोलन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों यानी टैक्स को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है अनुच्छेद 268, दूसरे ऑप्शन में है अनुच्छेद 259 और तीसरा ऑप्शन में है अनुच्छेद 270 और चौथे ऑप्शन में है अनुच्छेद 271। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 कहता है कि केंद्र सरकार कर लगाएगी यानी टैक्स लगाएगी और केंद्र सरकार ही वसूलेगी और दोनों के बीच बंटवारा होगा। केंद्र के बीच और केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों में कर का बंटवारा होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है अनुच्छेद 268। अनुच्छेद 268 में ये कहा गया है कि केंद्र कर को लगाएगा और वसूलेगा राज्य। केंद्र कर को लगाएगा और वसूलेगा कौन से? राज्य वसूलेगा, राज्य द्वारा वसूला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में है अनुच्छेद 269। इसमें कहा गया है कि केंद्र कर को लगाएगा और वसूलेगा भी, लेकिन सिर्फ राज्यों के बीच इसका वितरण होगा। जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच वितरण हो। तो केंद्र और राज्य दोनों के बीच की वितरण अनुच्छेद 270 में बात कही गई है। और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 271। ये एक स्पेशल प्रकार का कर है जो कि सिर्फ केंद्र सरकार लगाती है और वसूलती भी है और अपने पास ही रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 270। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की व्यवस्था नहीं है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है जवाबदेही, दूसरा ऑप्शन है पारदर्शिता, तीसरा ऑप्शन है कानून का नियम और चौथा ऑप्शन है लाल फीताशाही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लाल फीताशाही। अगला प्रश्न देखिए, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? इसके ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, दूसरा ऑप्शन है ड्वाइट वाल्डो, तीसरा ऑप्शन में है फ्रैंक मेरिनी और चौथा ऑप्शन में है एल्फ डब्ल्यू रिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न देखिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? और इसका पहला ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य, दूसरा ऑप्शन है कम्युनिस्ट राज्य, तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक राज्य और चौथा ऑप्शन है पुलिस राज्य। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्याणकारी राज्य। करेक्ट आंसर होगा इसका कल्याणकारी राज्य। इसमें मैं टिक कर देता हूँ हर्बर्ट साइमन और इसमें लाल फीताशाही। अगला प्रश्न देखते हैं, विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है। विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है। तो विषाक्त मास्टर्ड गैस क्या होती है ये बताना है। गैस होता है, द्रव होता है, ठोस होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये द्रव होता है। विषाक्त मास्क गैस होता है जो द्रव में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है ग्लाइसेरॉल, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइसेरॉल टाई एसीटेट, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसेरॉल टाई नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है ग्लाइसेरॉल टाई आयोडेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्लाइसेरॉल टाई नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइसेरॉल टाई नाइट्रेट। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? इसका पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा ऑप्शन 30%, 3%, तीसरा ऑप्शन है 5% और चौथा ऑप्शन है 7%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5%। मानव रक्त में अल्कोहल की 5% मात्रा मृत्यु का कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन है। कंप्यूटर्स कनेक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर्स नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है कनेक्टिविटी हार्डवेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर्स नेटवर्क। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। द हेग, दूसरा ऑप्शन है नैरोबी, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क और चौथा ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी। इसका राइट आंसर होगा नैरोबी। ये नैरोबी केन्या देश में पड़ता है, ये नैरोबी, और केन्या देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है केन्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये यूएनओ का ही एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नैरोबी। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? और इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा ऑप्शन में है तलवारबाजी, तीसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी और चौथे ऑप्शन में साइकिलिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 साइकिलिंग। साइकिलिंग में जो पाथ होता है जिस पर साइकिल चलाते हैं उसी पाथ को, उसी रास्ते को वेलोड्रोम कहते हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? और इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है रहमत अली, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर हयात खां, तीसरे ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथे ऑप्शन में है फजलुल हक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर हयात खान। इसका राइट आंसर होगा। और पाकिस्तान प्रस्ताव को हम लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, पाकिस्तान प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। और ये मार्च 1940 की घटना है, मार्च 1940 की घटना है ये पाकिस्तान प्रस्ताव। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर हयात खां। इन्होंने ही पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा तैयार किया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी यानी अंग्रेजों के महाराज था, कौन था? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज षष्ठम। जॉर्ज षष्ठम 1936 से लेकर के 1948 तक महाराजा रहा था। अगला प्रश्न देखिए, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो ये गलत है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अगला प्रश्न, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? इसका पहला ऑप्शन है शासन में नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, तीसरा ऑप्शन है ई शासन को बढ़ावा और चौथा ऑप्शन है स्थानीय शासन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन को केंद्र बिंदु का केंद्र बिंदु। इसका चौथा ऑप्शन है करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ZD, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 244 ZD, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 242 ZD और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ZE। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 ZD। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? इसका पहला ऑप्शन है चक्रवात, दूसरा बाढ़, तीसरा ऑप्शन है भूस्खलन और चौथा ऑप्शन है भूकंप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूकंप। तो भूकंप के कारण भूकंप होता है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से। अगला प्रश्न, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो दुनिया को कितने अलग अलग समय क्षेत्रों में बांटा गया ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 24, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है 6। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 24। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है प्लॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टच स्क्रीन। मॉनिटर से हमें सॉफ्ट आउटपुट मिलता है, प्रिंटर और प्लॉटर से हार्ड आउटपुट मिलता है और टच स्क्रीन से हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है गूगल क्रोम, तीसरा है लिनक्स और चौथा ऑप्शन है ओपन ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? इसका पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा ऑप्शन है डैफोडिल, तीसरा ऑप्शन है चुकंदर और चौथा ऑप्शन है पपीता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डैफोडिल। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम? चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम? तो इसका ऑप्शन है मून एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है मून फ्लाइट, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा और चौथा ऑप्शन है मून मेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मून एक्सप्रेस। ये अमेरिका की योजना है, अगस्त 2016 की, अगस्त 2016 की योजना है अमेरिका की, USA। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मून एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है?
नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है पुणे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चक्रीय निर्धन वे हैं, इनके बताना है कि चक्रीय निर्धन कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है जो सदैव निर्धन रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा यानी कभी कभी निर्धन रहते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो अधिकांश समय तक धनी रहते हैं और यदा कदा निर्धन रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? भारत में वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर एक दूसरे में आपस से मिलते हैं? इसका पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है नागरकोइल और चौथा ऑप्शन है रामेश्वरम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ये तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका ऑप्शन है 5वां, दूसरा ऑप्शन है 6ठा, तीसरा ऑप्शन है 7वां स्थान और चौथा ऑप्शन है 8वां स्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 7वां स्थान। ज्योग्राफी की वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, बताया था, ये देख लीजिए फिर से। ये एक विश्व मैप है, इस पे संसार के 10 बड़े देशों का नाम दिया हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार। तो पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा है चीन, तीसरा अमेरिका है, चौथा है चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है विश्व में। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, 9 नंबर पर कजाकिस्तान और 10 नंबर पर अल्जीरिया है। तो 7वें नंबर पर हमारा भारत हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 7वां। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। पहला इसमें है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा है छोटा नागपुर पठार और चौथा है खासी की पहाड़ियाँ। इसमें कह रहा है उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। इसमें पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 और दूसरा ऑप्शन है 3 4 2 1 और तीसरा ऑप्शन है 2 3 4 और 1 और चौथा ऑप्शन है 1 3 2 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो 1 से लेकर के 4 तक ये ऑलरेडी पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में लगा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वक्र त्रिज्या के क्षेत्रफलों का अंतर 110 सेंटीमीटर है। यदि पाइप का निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर है तो पाइप का आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2.2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 1.8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 1.5 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1.6 सेंटीमीटर। तो इसे तो मैथ सीरीज में हम सॉल्व करेंगे, ऐसे इसका करेक्ट आंसर अभी यहाँ तीसरा होगा 1.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। तीसरा ऑप्शन है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित BASIC बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना। तो ये अक्टूबर 2014
में 19वां बार ये बेसिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना। तो हम लोगों ने 50 प्रश्न तक कवर कर लिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में कवर करूँगा। धन्यवाद।